क्लास 12th के स्टूडेंट्स यहाँ पे इतिहास के सभी क्वेश्चन मैं बता चुका था। चलिए आंसर बता देता हूँ सभी को, है ना। इतिहास के जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो बता चुका था। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो क्या देखना है, मैं आपको आंसर इस वीडियो में साथ में बता रहा हूँ। देख सकते हैं आपको क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे मोहनजोदड़ो नगर की दो विशेषताएं लिखिए। मोहनजोदड़ो नगर की दो विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे दिया गया है मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहरी केंद्र माना जाता है। इस सभ्यता की नगर योजना, गृह निर्माण, मुद्रा, मोहरों आदि की अधिकांश जानकारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है ना। तो ये रही इसकी दो विशेषताएं। इसमें कहा क्या जा रहा है कि मोहनजोदड़ो से अपन को क्या पता चला है, उससे नगर योजना के बारे में जानकारी मिली हमें, गृह निर्माण कैसे होता था, मुद्रा, मोहरें, कई सारी ऐसी जानकारियां हैं जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। तो जो जो हमें उससे खास बातें प्राप्त हुई हैं वही तो उसकी विशेषताएं होंगी। ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। पहला क्वेश्चन ये बताया था ना। इसके बाद है आपका क्वेश्चन बताया था मैंने ये फ्योन्स वाला, ये वाला भी कंप्लीट कर लेना है आपको। फ्योन्स क्या है, ये कहाँ मिलते हैं। तो फ्योन्स एक कीमती धातु होती है जो कि अत्यधिक महंगी होती है। तो ये स्वर्ण धातु से भी कीमती होती है। फ्योन्स प्लेटिनम समूह की धातु है, बहुत चमकीली धातु होती है। तो आपको याद रखना है। इसका आंसर नीचे दिया गया है और उसके बाद थोड़ा और इसका आंसर दिया गया है। इसके कहाँ मिलने का वर्णन किया गया होगा, कहाँ मिलते हैं ये। तो देखेंगे कि प्लेटिनम की तरह बेहद कम मात्रा में पाई जाने के कारण यह धातु बेहद कीमती होती है। इसकी संख्या कम है, मतलब इसकी मात्रा है कम, तो ये बहुत कीमती है। इस धातु का अधिकतम प्रयोग वाहनों के उत्सर्जन तंत्र में किया जाता है क्योंकि यह प्रदूषण को नियंत्रित करने के काम आती है। मांग अधिक और उत्पादन कम होने के कारण यह धातु महंगी है। इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन बताया था मैंने, जॉन मार्शल कौन थे। आंसर याद कर लेना है। जॉन मार्शल एक प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री थे। वह 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। हड़प्पा का प्रथम पुरातत्व उत्खनन 1921 में किया गया था। इसका पूरा नाम सर जॉन हॉवर्ट मार्शल था। सर जॉन हॉवर्ट मार्शल, है ना। तो जॉन मार्शल को याद रखिएगा। इसके बाद देख सकते हैं आगे क्वेश्चन दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका नीचे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की दो विशेषताएं लिखिए। देख पा रहे होंगे नीचे, सिंधु घाटी सभ्यता की दो विशेषताएं लिखिए। ठीक से दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। तो नगर एवं भवन निर्माण, इन्हीं से हमें पता चला है किस प्रकार से पहले लोगों का नगर हुआ करता था, क्या उनकी गलियां हुआ करती थी, किस प्रकार से लोगों ने वहाँ पर जीना मतलब रहना स्टार्ट किया था, क्या उनका रहन सहन था। उनसे ही आज के समाज में आगे यहाँ तक बढ़ पाए हैं सभी लोग, वही जान करके, है ना। तो नगर एवं भवन निर्माण, यह नगरीय सभ्यता थी। नगर योजना और भवन निर्माण कला में यह सभ्यता प्रसिद्ध थी। तो वहाँ पर बहुत ही जो है देख सकते हैं। आगे है आपका इसी के बारे में लिखा हुआ है, नगरों का निर्माण नदियों के तटों पर किया गया था ताकि यहाँ पे पानी की कोई समस्या ना हो, है ना। तो आपको पता होगा, आप तो इतना समझ सकते हैं कि जितने भी ये महानगर हैं मुख्य वो सब नदियों के किनारे ही बसे हैं। तो ये किस लिए, क्योंकि पानी की समस्या ना हो लोगों को कोई के, इसलिए लोग जो होते थे पहले के वो नदियों के किनारे जा कर के बसते थे। तो वहाँ पे शहर हो जाता था, बस गांव बस गया और बस्तियां बन गई लोगों की। तो नगरों में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। नगरों में जो है सड़कें बनी हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना। ये इसकी विशेषताएं देख रहे हैं हम। तो सड़कें सभी 10 मीटर से अधिक चौड़ी होती थी, है ना। पूरी बिल्कुल एक सुनियोजित प्रणाली बनी हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की। सामाजिक जीवन जो था वहाँ का, लिखित साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण इस सभ्यता की, है ना, आपको लिखित साक्ष्य तो पता नहीं है कि बिल्कुल सत्य में कैसा होता था सामाजिक जीवन जो वहाँ का, तो ये कुछ कहना संभव नहीं है। परिवार प्रणाली, जाति पिता के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पे उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला। इसका तो साक्ष्य मिला है हमें कि किस प्रकार से वहाँ पे नगर योजना थी, किस प्रकार से लोगों के घर बने हुए थे, गलियाँ सड़कें कैसी बनी हुई थी, मोहल्ले बटे हुए थे, इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी के धार्मिक जीवन की दो विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है सिंधु घाटी के धार्मिक जीवन की। सिंधु घाटी सभ्यता की दो विशेषताएं तो याद करनी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन की दो विशेषताएं लिखिए। तो सिंधु वासियों का धार्मिक जीवन, सैंधव वासी माता देवी के साथ ही देवताओं की उपासना भी किया करते थे। तो वो जो लोग थे वो सैंधव वासी माता देवी के साथ ही
देवताओं की उपासना भी क्या करते थे, वो चंद्र सूर्य को है भगवान मानते थे वो लोग, है ना, तभी से उनकी आराधना करते थे। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतें बनाई गई थी, यानी कि मंदिर जो है वो वहाँ पे पाए गए हैं। लेकिन मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं, मंदिर के प्रमाण प्राप्त नहीं होते, लेकिन धार्मिक इमारतें जैसे मंदिर होता है उसी प्रकार से मतलब धार्मिक इमारतें जो मंदिर टाइप की होती हैं उन्हें बनाया गया है, लेकिन मंदिर प्राप्त नहीं होते हैं प्रमाण, है ना। माता देवी और देवताओं को बलि भी दी जाती थी, इसका आंसर रहेगा पूरा, इसे याद रखेंगे। इसके बाद मैंने एक ये वाला क्वेश्चन भी बताया था शायद कि ग्रिड पद्धति क्या है, ये वाला कंप्लीट कर लेंगे। ग्रिड पद्धति, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने घरों तथा नगरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। लोगों के घरों के विन्यास के, यानी सड़कों और घरों के नगर में किस प्रकार से बांट विस्तार किया जाए, विन्यास किया जाए, उसके लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। तो घरों के दरवाजे बास खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खोलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे सड़क की ओर थे। गेहूं व जौ सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसलें थीं। तो ये रहेगा आपका एक ग्रिड पद्धति का आंसर। इसके बाद देख सकते हैं आपके आगे के जो क्वेश्चन हैं इस सेकंड चैप्टर से, राजा किसान ये वाला चैप्टर है आपको, इससे कौन से क्वेश्चन करना है, ये रहेगा आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। से यहाँ पर महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको जो बता रहा हूँ इनमें से एक भी नहीं छोड़ेंगे, सभी कंप्लीट करके जाएंगे। महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं बताइए, ये कंप्लीट कर लेंगे। इसकी 3 विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं और 4-5 इसकी विशेषताएं दी गई हैं। आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो पाँचों कर लें, क्योंकि 3-4 अंक में ही क्वेश्चन आएगा, 4 अंक में ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो आपको पाँचों कर लेनी है, ताकि इसको शॉर्ट कर लीजिएगा थोड़ा, लेकिन 5 विशेषता कर लेंगे, क्योंकि अगर भूल जाती है तो आप कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ तक रहेंगी आपकी ये विशेषता पूरी महाजनपद की, है ना। इसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं आपका इस चैप्टर से। तो यहाँ पर रहेगा आपका अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, उसके सिद्धांत लिखे। तो अशोक के धम्म के जो सिद्धांत हैं आपको लिखने हैं और आपको उसकी विशेषताएं भी याद करनी है। मूलभूत सिद्धांत जो है वो याद करने हैं। यहाँ पर विशेषताएं अगले क्वेश्चन में है। अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं, अशोक ने निरंतर मानव की नैतिक उन्नति के लिए यहाँ पे क्या किया, प्रयास किया। जिन सिद्धांतों के पालन से यह नैतिक उत्थान संभव था, यहाँ पे अशोक ने नैतिक उत्थान सब के लिए लोगों की उसके लिए कार्य किया अपने धर्म के अनुसार। यहाँ पर देख सकते हैं आगे क्वेश्चन दिया गया है, एक सर्वसाधारण धर्म है अशोक का धर्म। अशोक का जो धर्म है एक सर्वसाधारण धर्म है जिसकी मूलभूत मान्यता सभी संप्रदायों में मान्य है। तो इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा अशोक के धर्म के सिद्धांत जरूर याद रखेंगे। ये रहे अशोक के धर्म के सिद्धांत, यहाँ पर दिए गए हैं आपको, इन्हें देख पा रहे होंगे आप। ये सभी याद कर लेंगे, इनमें से एक भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक के धर्म के सिद्धांत पूछे जा सकते हैं, तो ये रहेंगे आपके, इन्हें कंप्लीट करना है ना। इसके बाद देख सकते हैं और सारे सिद्धांत दिए गए हैं अशोक के धर्म के, कुल बहुत सारे सिद्धांत 12 दिए गए हैं यहाँ पे। तो आपको कम से कम 7-8 तो कर ही लेना है, 6 कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है ना। इसके बाद देख सकते हैं मौर्य प्रशासन की विशेषताएं लिखिए। तो मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन आपको करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट वाइज लिख देंगे आप, 5 विशेषता कर लेंगे बस, 4 है ना, 4 विशेषता कर लीजिएगा, बहुत है आपके लिए। तो ये रहेंगी विशेषताएं मौर्य शासन की। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए प्राचीन काल में राजा किस प्रकार उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते थे। प्राचीन काल में जो राजा हुआ करते थे कैसे वो उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते थे। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा, कुछ पॉइंट में समझाया गया है, 4-5 पॉइंट लिखे हुए हैं, सभी याद कर लेंगे ये 5 के 5 पॉइंट। इसके बाद है आपका क्वेश्चन अशोक के, जो अशोक का वो होता है ना, अशोक के धर्म की आपको विशेषता सीख लेनी है ना। यहाँ पे मैंने बता नहीं पाया वो शायद है, लेकिन अशोक के धर्म की विशेषताएं आपको महत्वपूर्ण जो मूलभूत सिद्धांत है उनकी साथ साथ सीख लेनी है। यहाँ पे आपका जो ये अगला चैप्टर है इससे जो क्वेश्चन बनेंगे देख लेते हैं, देखेंगे बहुपति विवाह तथा बहुपत्नी विवाह में क्या अंतर है। आंसर रहेगा आपका, ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं महाभारत को प्रगतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया है। ये नीचे क्वेश्चन दिया, महाभारत को प्रगतिशील। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति, है ना, जो स्मृति के इतिहास के वर्ग में आता है ना। पूरा आंसर यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, जाति व्यवस्था के कोई 3 दोष बताइए। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, इसे नहीं छोड़ेंगे। जाति व्यवस्था के कोई 3 दोष बताइए। तो ये रहेंगे आपके इसके आंसर, यहाँ पे साथ में दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये। तो ये पूरा हेडिंग के साथ 3 बताए गए हैं आपको। श्रम की गतिशीलता पर प्रतिबंध, सेकंड होता है एकता में बाधक, सामाजिक प्रगति में बाधक, ये रहेगा आंसर। इसके बाद आपका क्वेश्चन है
कौन सा क्वेश्चन करना है आपको अगला। इसके बाद आपका अगला चैप्टर जो है विचारक वाला, विचारक, विश्वास और इमारतें। तो इससे जो क्वेश्चन करना है, स्तूपों की जो खोज है वो कैसे हुई। देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है, नीचे है स्तूपों की खोज, ये रहा, समझाइए। तो स्तूपों की खोज व्यास के मुताबिक सदियों तक मलबे में दबे इन स्तूपों को 1818 में भोपाल रियासत के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट जनरल टेलर ने सबसे पहले देखा। इसके बाद सर्बिया जनरल कनिंघम ने 1853 में स्तूपों और आसपास के अवशेषों का सर्वे किया। ये रहेगा इसका आंसर, पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है आपका त्रिपिटक की विशेषताएं लिखिए, जैन धर्म की मुख्य विशेषताएं लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन करना है, जैन धर्म की विशेषताएं कर लेंगे, 3 विशेषताएं याद कर लेंगे जैन धर्म की, है ना। इसके बाद त्रिपिटक, त्रिपिटक की विशेषताएं लिखी, तो ये विशेषताएं कंप्लीट कर लेनी है त्रिपिटक की, है ना। इसके बाद आपको हीनयान और महायान में अंतर भी देख लेना है। हीनयान इनके बारे में पढ़ तो लेना ही है, साथ ही आपको जैन धर्म और ये त्रिपिटक की विशेषताएं विशेष से कर लेनी है। अगला है आपका यहाँ पे स्तूपों का निर्माण क्यों और कैसे करवाया गया। तो स्तूपों का निर्माण सामान्यतः महात्मा बुद्ध तथा अन्य किसी पवित्र भिक्षु के अवशेषों जैसे दांत, अस्थियों, भस्म आदि को किसी पवित्र स्थान पर गाड़ दिया जाता था, और है ना, तो जो महानायक थे, महान भिक्षु थे, जो उनके जो अवशेष थे उनसे किया गया है स्तूपों ने, ऐसा कहा जाता। उसके ऊपर गुम्बद बना दिया जाता था, उसी को स्तूप कहते थे, है ना। स्तूप क्या है, तो ऐसे बता सकते हैं, जो महान भिक्षु हुआ करते थे, बौद्ध, गौतम, है ना जी, पहले तो इनके जो वो अवशेष हुआ करते थे, जैसे दांत हो गए, अस्थियां हो गई, भस्म आदि को पवित्र स्थान देखकर वहाँ गाड़ दिया और वहाँ पर एक गुम्बद बना दिया, तो उसे स्तूप कहते हैं, ऐसा कहा गया है। तो ये रहेगा आपका आंसर, स्तूप कैसे, तो यहाँ पर रहेगा आपका ये आंसर, पूरा कंप्लीटली दिया गया है, इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको देखना है अगला क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन आपका अशोक के धर्म की। देखिए यही तो मैं बता रहा था कि अशोक के धर्म की आपको कोई 4 विशेषताएं सीख लेनी है ना, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ मैं। अशोक के धर्म की 4 विशेषताएं: अहिंसा, नैतिक आदर्शों की प्रधानता, शुद्ध जीवन अपनाने पर बल, सार्वभौमिकता। ये रहेगा आपका इसमें अंतर, ये कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो अशोक के धर्म की विशेषताएं इंपॉर्टेंट हैं, ये जरूर से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका यात्रियों के नज़रिए, है ना। इसके जो क्वेश्चन करने हैं, अल बिरूनी गजनी कैसे पहुँचा, ये आंसर जरूर से कंप्लीट कर लेंगे, अल बिरूनी गजनी कैसे पहुँचा। इसके बाद आपको करना है फ्रांसवा बर्नियर कौन था, फ्रांसवा बर्नियर कौन था, इसका आंसर याद कर लेंगे। और इब्न बतूता जो था कि ने लंबी यात्राओं को किस परेशानी का वर्णन किया, ये रहेगा आंसर, इसका कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखना है आपको, इसी पार्ट में आपके हैं जो वो मैप है आपका, भारत के मानचित्र पर प्रदर्शित कीजिए, किन को, दिल्ली, अरब सागर, मालाबार तट, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पे सभी के दिए गए हैं आपको किस प्रकार से। दिल्ली कहाँ पे है, तो दिल्ली यानी कि दिल्ली, तो दिए रहा आपका। तो ये प्राचीन समय के नाम लिखे हुए हैं, दिल्ली, मालाबार तट, बंगाल की खाड़ी, इन दो इनके वैसे ही हैं। और ये आपका अरब सागर रहेगा, ये बंगाल की खाड़ी यहाँ पे। इस प्रकार से आपको सीख लें, और भी कुछ सीख लेंगे जो कि आपकी बुक में दिए गए होंगे, है ना। इसके बाद आपका ये वाला चैप्टर आना है भक्ति सूफी परंपराएं, यहीं तक आपके आना है, ये लास्ट चैप्टर है आपका। देख सकते हैं इसका जो क्वेश्चन करना है, वैदिक और पौराणिक परंपरा में अंतर, ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं उलमा कौन थे, है ना, उलमा कौन थे, ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। उलमा इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे, इस परिपाटी के संरक्षण होने के नाते वे इस्लाम धर्म से संबंधित धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे, उलमा आंसर रहेगा। इसके बाद सूफी शब्द से क्या तात्पर्य है, तो सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के एक शब्द सूफ से हुई है। सूफ शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है एक तरह का गलीचा, जो मोटे कपड़े ऊन से बना हुआ होता है ना। तो सूफी याद रखेंगे और उलमा याद रखेंगे, ये आपका आंसर रहेगा पूरा, इसे कंप्लीट करेंगे। तो यहीं तक आपके आने थे। इसका एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, देख सकते हैं, अमीर खुसरो अपने किस योगदान के लिए जाने जाते हैं, ये आंसर याद कर लेंगे। तो ये रहेगा पूरा आंसर अमीर खुसरो के क्वेश्चन का। इसके बाद आपके सभी शायद के खालसा पंथ पर टिप्पणी लिखिए, खालसा पंथ के बारे में पढ़ लेंगे, है ना। ऐसे क्योंकि पूछा जा सकता है किसका ग्रंथ है, किस प्रकार से, कैसा, कौन इसके मुख्य माने जाते हैं, तो इसे पढ़ लेंगे जरूर से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ तक थे आपके सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आपको इस चैप्टर का ही है ये भक्ति आंदोलन का के प्रभावों का वर्णन कीजिए, इन्हें सभी को कंप्लीट कर लेंगे। ये रहेंगे आपके, इसके पॉइंट दिए गए हैं हेडिंग वाइज, तो इन्हें कंप्लीट कर लेंगे, है ना, क्योंकि भक्ति आंदोलन चैप्टर में दिया गया है तो करना ही पड़ेगा। गुरु नानक देव ने समाज को क्या संदेश दिया, गुरु नानक देव ने समाज को क्या संदेश दिया, ये रहेगा आपका इसका आंसर, पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसे।
इसके बाद आपको इस चैप्टर से एक और क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि आपको देखिए यहाँ पे फिर से दर्शाना है, तो ये ज़रूर से कंप्लीट कर लें, क्योंकि एक मैप आपका आना ही है कि ये नए मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिए गए हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथपुरी का मंदिर, है ना। तो ये सारे आपके दर्शाए गए हैं यहाँ पे मैप में, इन्हें देख लेंगे, ये रहेगा आपका, सभी को दर्शाया गया है इनको जो जो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ये कहाँ कहाँ है, मलाबार तट तो यहाँ पे है, देख ही चुके हैं। और ये रही शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह यहाँ पे, और शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ देखिए। तो ये आपको याद रखना है कहाँ कौन है ना। शिव मंदिर, भगवान शिव का मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है पुरी यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ये सभी आपके आंसर है। इसके बाद ये वाला आपका चैप्टर है जो कि इस बार नहीं पूछा जाना है त्रैमासिक में। तो यहीं तक आपके चैप्टर थे, मैंने सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।